हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी का 15 चैप्टर सॉल्व करेंगे और इसमें हम पर्यावरण, हमारा पर्यावरण, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, हम पर्यावरण शब्द से परिचित हैं। इस शब्द का प्रयोग टेलीविज़न पर, समाचार पत्रों में, हमारे आसपास लोगों के द्वारा प्रायः किया जाता है। हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि अब वह पर्यावरण वातावरण नहीं रहा जैसा कि पहले था। दूसरे कहते हैं कि स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए। पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा करने के लिए विकसित एवं विकासशील देशों के वैश्विक सम्मेलन भी नियमित रूप से होते रहते हैं। तो इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारक पर्यावरण में किस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा हम पर्यावरण पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। तो जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पारितंत्र के बारे में और उसके संघटक क्या हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें देखिए, सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारक में परस्पर अन्योन्य क्रियाएं होती रहती हैं तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए ये आपस में अन्योन्य क्रिया करके प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से परितंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, अतः एक परितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं। भौतिक कारक जैसे कि ताप, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज इत्यादि अजैव घटक हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भौतिक कारक हमारे हैं वही क्या हैं, अजैव घटक हैं। उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाएं तो आपको विभिन्न पौधे जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूरजमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे तथा मेंढक, कीट एवं पक्षी जैसे जंतु भी दिखाई देंगे। ये सभी सजीव परस्पर अन्योन्य क्रियाएं करते हैं। सभी जितने भी सजीव हैं वो आपस में अन्योन्य क्रियाएं करते हैं और इनकी वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप परितंत्र के अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होते हैं। अजैव घटक जो है उनके द्वारा ये प्रभावित होते हैं। अतः इस प्रकार बगीचा एक पारितंत्र है। ठीक है, वन, तालाब, क्योंकि बगीचे में आपको छोटे से लेकर के बड़ी तक के जो एक पारितंत्र का निर्माण करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और साथ ही साथ अजैविक घटक, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से ये क्या है, एक पारितंत्र है। वन है, तालाब है, झील है, ये पारितंत्र के अन्य प्रकार हैं। ये प्राकृतिक पारितंत्र हैं। जबकि जो बगीचा और खेत है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो वन, तालाब और झील पारितंत्र के अन्य प्रकार हैं और ये सब क्या है, प्राकृतिक पारितंत्र हैं। जबकि ये जो बगीचा और खेत ये मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र हैं। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक वर्गों में बांटा गया है। आइए स्मरण करने का प्रयास करें कि जो हमने स्वनिर्वाह पारितंत्र स्वयं बनाया था, कौन से जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे शर्करा एवं मंड का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बात की जा रही है, कौन से ऐसे जीव हैं जो कि सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ यानी शर्करा यानी चीनी का निर्माण या मंड का निर्माण कर सकते हैं। सभी हरे पौधे एवं नीले हरे शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं और इन्हें हम उत्पादक कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। तो क्रियाकलाप में यहाँ पे देखिएगा, इसमें क्या करना है कि संभवतः आपने एक जल जीवशाला एक्वेरियम देखी होगी। आइए इसे बनाने का प्रयास करें। जल जीवशाला बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे मछलियों को तैरने के लिए पर्याप्त स्थान, एक बड़ा जार ले सकते हैं और एक बड़े जार में जल, ऑक्सीजन एवं भोजन चाहिए। जब हम एक वायु पंप वातित्र द्वारा ऑक्सीजन पंप करते हैं तथा मछली का भोजन बाजार में उपलब्ध होता है, ठीक है, उसको उसमें जो है डालते हैं। तो यदि तो हम इस तरीके से ऑक्सीजन को पंप करते हैं और फिर उसमें भोजन जो होता है उसको डालते हैं। यदि हम इसमें कुछ पौधे लगा दें तो ये एक स्वनिर्वाह तंत्र बन जाएगा। यानी पौधे अगर हमने वहाँ पे लगा दिए हैं तो उसमें ऑक्सीजन का जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। ठीक है, तो वो एक स्वनिर्वाह तंत्र बन जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि यह कैसे होता है? एक जल जीवशाला मानव निर्मित पारितंत्र का उदाहरण है। तो एक जल जीवशाला क्या है, मानव निर्मित पारितंत्र का एक उदाहरण है। तो मानव निर्मित में क्या क्या चीज़ें आ गई, अगर जो है इकोसिस्टम की बात की जाए मानव निर्मित, तो इसमें बगीचा आ जाएगा, खेत आ जाएगा और यहाँ पे एक्वेरियम भी आ जाएगा। क्या हम जल जीवशाला यानी एक्वेरियम बनाने के उपरांत इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, यानी कि जैसे हमने बना दिया उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ दें? यदा कदा इसकी सफाई की क्या आवश्यकता है? क्या हमें इसी प्रकार तालाब एवं झीलों की सफाई भी करनी चाहिए? क्यों और क्यों नहीं? तो देखिए, यहाँ पे सभी जीव प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, इन्हीं को ही हम उपभोक्ता यानी कंज्यूमर कहते हैं। उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी एवं परजीवी में बांटा गया है।
तो हमारे पास जो ये जो उपभोक्ता हैं वो इन 4 कैटेगरीज में बटे हुए हैं। ठीक है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी। क्या इनमें से प्रत्येक प्रकार के वर्ग के उदाहरण बता सकते हैं? तो देखिएगा इसमें, ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए कि जब आप जल जीवशाला को साफ करना छोड़ दें तथा कुछ मछलियां एवं पौधे इसमें मर भी गए। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक जीव मरता है? जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। तो ये जो जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव हैं, ये क्या करते हैं? मृत जीवों का जो है, उनके जो अवशेष हैं उनका अपमार्जन करते हैं। तो उनके जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों में उनका विघटन करते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपमार्जक यानी सफाई कर्मी की तरह ये काम करते हैं, क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जो मिट्टी यानी भूमि में चले जाते हैं तथा पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। फिर वही जो है खाद के रूप में वो पुनः उपयोग ह्यूमस के फॉर्म में उपयोग कर लिया जाता है। इनकी अनुपस्थिति में मृत जंतुओं एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जाहिर सी बात है, अगर ये सूक्ष्म जीव नहीं होंगे तो जो चीज़, चाहे वो पौधे हों या जंतु हों, अगर वो मर गए तो वो सड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, तो हर जगह हमें डेड बॉडीज ही दिखेंगी। क्या अपमार्जक के न रहने पर भी मृदा की प्राकृतिक पुनः पूर्ति हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि उनको ह्यूमस होने के लिए ह्यूमस सड़ी गली चीज़ों से ही तो बनता है। तो वो चीज़ जब होएगी ही नहीं तो वो भी मृदा भी बेजान हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए एक क्रियाकलाप और है। जल जीवशाला बनाते समय एक्वेरियम बनाना है, तो क्या आपको इस बात का ध्यान रखना मतलब ध्यान रखा आपने कि ऐसे जलीय जीवों को साथ ना रखें जो दूसरों को खा जाएं, अन्यथा क्या हुआ होता? समूह बनाइए और चर्चा कीजिए कि उपरोक्त समूहों में जीव एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर करते हैं। जलीय जीवों के नाम उसी क्रम में लिखिए जिसमें एक जीव दूसरे को खाता है। तो ऐसी श्रृंखला की स्थापना कीजिए जिसमें कम से कम 3 चरण तो हों ही। क्या आप किसी एक समूह को सबसे अधिक महत्व का मानते हैं? अगर मानते हैं तो क्यों और क्यों नहीं? तो अब हम यहाँ पे इस क्रियाकलाप के आधार पर ही हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आहार श्रृंखला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का पार्ट, आहार श्रृंखला और आहार जाल के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा इसमें हमने ये जो चित्र यहाँ पे दिया है इसी के आधार पर ही देखना है। सॉरी, ये तो 15.1 है, आगे मिलेगा। हमने जीवों की एक श्रृंखला बनाई थी जो एक दूसरे का आहार करते हैं, एक दूसरे को खाने का काम करते हैं। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की ये श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। तो आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके, तो ये जो स्वपोषी होते हैं या उत्पादक, ये प्रथम पोषी स्तर हैं तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर होते हैं। शाकाहारी जो कि पेड़ पौधों को खाते हैं वो द्वितीय पोषी स्तर होते हैं, प्रथम उपभोक्ता कहलाते हैं। छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर होते हैं। मतलब कि द्वितीय उपभोक्ता जो होते हैं वो, उपभोक्ता तो द्वितीय है ना, और जो है वो पोषी स्तर इनका कौन सा हो जाएगा? पोषण स्तर तीसरा हो जाएगा। तो ये जो है ये छोटे मांसाहारी होते हैं तथा बड़े मांसाहारी तथा तृतीय उपभोक्ता ये चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रगति में आहार श्रृंखला वन में, घास में और घास के मैदान में और तालाब में, ये आपको आहार श्रृंखला मिलेगी। वन में कैसी होती है? जो बड़े पेड़ पौधे हैं इनको खाने वाला हिरन है, हिरन को खा जाएगा टाइगर। ठीक, और घास के मैदान में छोटे पेड़ पौधों को टिड्डी खाएगी, टिड्डी को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा, सांप को ईगल खा जाएगी। और फिर तालाब में ये जो जलीय पौधे होते हैं उनको ये केकड़ा वगैरह खाएंगे, इस केकड़े को मछली खा जाएगी, मछली को सारस खा जाएगा। तो इस तरीके से आहार श्रृंखला चलती है। हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं हमारे लिए ऊर्जा स्रोत का कार्य करते हैं तथा विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। अतः पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अन्योन क्रिया में निकाय के एक घटक से दूसरे की में ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगर देखा जाए तो पर्यावरण के जो घटक हैं इनमें क्या होता है कि निकाय की जो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है उसमें निकाय के एक घटक से दूसरे घटक में ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगर श्रृंखला की बात की जाए तो 100% जो ऊर्जा होती है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा वो उत्पादक के पास होती है। फिर उसके बाद 10% ऐसे ही ट्रांसफर होती जाती है। ठीक है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय का सभी क्रियाओं के संपादन में सहायक होती है। ये जो ऊर्जा होती है, स्वपोषी से ऊर्जा विषमपोषी एवं अपघटकों तक की जाती है। जैसा कि ऊर्जा के स्रोत नामक जो पिछला अध्याय था उसमें हमने जाना था कि
जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ने डिस्कशन किया था। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच में ऊर्जा के प्रवाह का विस्तृत अध्ययन किया गया तथा यह पाया गया कि एक स्थलीय पारितंत्र है। तो देखिएगा, एक स्थलीय पारितंत्र है जिसमें हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और फिर है, जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं, ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जैव कार्यों में वृद्धि एवं जनन में होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। फिर आगे देखिए, अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की ही होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे जो पोषी स्तर के बाद उपयोगी जो ऊर्जा है उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। चौथे स्तर के बाद जो उपयोगी ऊर्जा की मात्रा है वो बहुत कम हो जाती है। तो सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है और अतः उत्पादक स्तर पर संख्या सर्वाधिक होती है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि जो पोषी स्तर, जो निचला पोषी स्तर है उसमें जीवों की संख्या अधिक होती है, जो पहला वाला जो है स्तर होता है। अतः जो उत्पादक स्तर है उस पर ये संख्या सर्वाधिक होती है। फिर है, विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। आहार श्रृंखला की जो लंबाई होती है और उनकी जो जटिलता है उनमें काफ़ी अंतर होता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की होती है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं। तो ऐसी जो शाखा बना करके जो श्रृंखलाएं बनी रहती हैं इनको हम आहार जाल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊर्जा प्रवाह की जो चित्र है 15.4 नीचे देखेंगे हम लोग, वहाँ पे उससे 2 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक अथवा एक ही दिशा में होता है, यानी ऊर्जा प्रवाह आपको एक ही दिशा में दिखेगा। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में, आगे इसको डिस्कस करेंगे, पहले ये जो डायग्राम है उनको देख लेते हैं। देखिए, ये पोषी स्तर है। पोषी स्तर का प्रथम स्तर जो होता है वो उत्पादक होता है, फिर द्वितीय प्राथमिक उपभोक्ता होता है, फिर तृतीय द्वितीय उपभोक्ता, चतुर्थ जो होता है वो तृतीय उपभोक्ता होता है। इसके बाद यह आता है खाद्य जाल। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है ऊर्जा प्रवाह की जो दिशा है वो एक ही जगह है, यानी कि अगर ऊर्जा प्रवाह इधर की तरफ हो रहा है तो वापस से ऐसे पलटेगा नहीं। ठीक है, तो ये है खाद्य जाल जो पूरी तरीके से दिखाया गया है कि एक ही जानवर को कई लोग खा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो घास है इसको जो है यहाँ पे आपको ये जो एनिमल है यहाँ पे देखिएगा, ये कीड़े मकोड़े हैं इसको खा रहे हैं, फिर इसको बर्ड्स खा रही है, बर्ड्स को फिर ये स्नेक कितने सारे लोग को खा रहा है, जो है फ्रॉग को भी खा रहा है। ठीक है, बर्ड्स को भी खा रहा है, माउस को भी खा रहा है। तो अलग अलग तरीके के जीव है। तो इस तरीके से ये पूरा खाद्य जाल दिखाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये है जो है ऊर्जा प्रवाह का ये चित्र है जिसमें देखिएगा एक दिशा की होती है, एक दिशा में होती है। सौर ऊर्जा सबसे पहले एक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का जो आरेख चित्र दिखाया गया जो कि एक ही दिशा में दिखाया गया है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, वो किसने प्राप्त की है? उत्पादक ने प्राप्त की है। उत्पादक ने जो भी प्राप्त की होगी इसका 100% का 10% ही शाकाहारी में जाएगा। ठीक है, अब ये जो शाकाहारी है ये मतलब कि इनसे लेने के बाद जो भी ह्रास वगैरह होता है वो होने के बाद 10% इनके पास जाएगा, शाकाहारी के पास। फिर इनके पास जो ऊर्जा होगी उसका 10% ही मांसाहारी के पास जाएगा। फिर मांसाहारी के बाद जो इनका जो ये लघु मांसाहारी होंगे ना, इनके बाद जो है इनका 10% है वो शीर्ष मांसाहारी के पास जाएगा। उसके बाद अपघटक इनको जो है जो भी यूज़ करेंगे। तो ज़्यादा लंबा इनका जो है पोषीय स्तर जो है वो नहीं होता है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट था कि स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई जो ऊर्जा है वो पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि कभी कभी क्या होता है कि ऊर्जा का स्रोत जो यूज़ किया जा चुका होता है, ठीक है, वो वापस से परिवर्तित नहीं होता है। तो वो जो सौर ऊर्जा यूज़ की गई है वो वापस से सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है। तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती है। तो जैसे यह विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमिक स्थानांतरित होती है क्रम के आधार पर,
तो अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध ये नहीं होती है। वापस से अगर वो चाहे कि अपने से पहले जहाँ से प्राप्त किया उनको वापस मिल जाए तो ऐसा नहीं होता है। दूसरी, प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण, और हर स्तर पर ऊर्जा की हानि होती रहती है, तो उसके कारण क्या होता है, प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास होता रहता है। तो तभी तो पूरी टोटल ऊर्जा जो ट्रांसफर हो रही है उसका 10% ही आगे तक पहुंचता है, तो जिससे जो उच्च स्तर होता है वहां तक बहुत कम ही पहुंच पाता है। आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना ही कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला में होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि जल प्रदूषण किस प्रकार होता है। तो इसका एक कारण यह है कि विभिन्न फसलों को रोग एवं पीड़कों से बचाने के लिए पीड़कनाशी एवं रसायनों का अत्यधिक प्रयोग करना है, और ये जो रसायन है ये बह करके मिट्टी में अथवा जल स्रोत में चले जाते हैं, और मिट्टी में इन पदार्थों का पौधों द्वारा जल एवं खनिज के साथ अवशोषण हो जाता है, और तथा जलाशयों में ये जल पौधे एवं जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं। तो मिट्टी के द्वारा भी पौधे जो है और पौधे इसका शोषण करे ले रहे हैं, तो उनके अंदर चले गए, फिर उनको जंतु खाएंगे, उनके अंदर चला जाएगा। और जो जल है उनमें जल में रहने वाले जो जीव जंतु और पौधे ये दोनों ही यूज़ कर लेंगे। ये केवल एक तरीका है जिससे वे आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये जो हानिकारक पदार्थ है वो आहार श्रृंखला में किस तरीके से प्रवेश करें, ये सिर्फ एक तरीका है, क्योंकि ये पदार्थ अजैव निम्नीकृत हैं। यह प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते रहते हैं। ये हर एक स्तर पर इनका स्टोरेज होता रहता है, क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है, सबसे टॉप पर रहता है। अतः हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाता है। ठीक है, यानी मनुष्यों में इसे जैव आवर्धन कहते हैं। यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न यानी गेहूं, चावल, सब्जियां, फल, मांस में पीड़क रसायन के अपशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं, तो उन्हें पानी से धोकर के अथवा अन्य प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आगे देखिएगा क्रियाकलाप में। देखिए, समाचार पत्रों में तैयार खाद्य सामग्री अथवा भोज्य पदार्थों में, तो देखिए समाचार पत्रों में तैयार खाद्य सामग्री अथवा भोज्य पदार्थों में पीड़क एवं रसायनों की मात्रा के विषय में प्रायः ही समाचार छपते रहते हैं। कुछ राज्यों ने इन पदार्थों पर रोक भी लगा दी है। इस प्रकार की रोक के औचित्य पर चर्चा कीजिए। आपके विचार में इन खाद्य पदार्थों में पीड़कनाशियों का स्रोत क्या है? क्या ये पीड़कनाशी अन्य खाद्य पदार्थों के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच सकते हैं? किन उपायों द्वारा शरीर में इन पीड़कनाशियों की मात्रा कम की जा सकती है? इन सभी बातों पर हमें चर्चा करनी है, इनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी निकालनी है। तो नेक्स्ट देखिए, हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इन्हें भी देखना है। इसमें देखिए, हम सब पर्यावरण का समेकित भाग है। ठीक है, पर्यावरण का हिस्सा है। पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करता है। जैसे जैसे हमारे पर्यावरण में चेंजेस होते हैं हम भी प्रभावित होते हैं, तथा हमारे क्रियाकलाप गतिविधियां हमारे चारों ओर के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जो हम काम कर रहे होते हैं, हमारी जो गतिविधियां हैं वो भी हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। तो क्लास 9 में हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इस भाग में हम पर्यावरण संबंधी 2 समस्याओं के विषय में विस्तार में चर्चा करेंगे। एक तो ओजोन परत है, क्योंकि हम लोग ने क्लास 9 में कई सारी जो आपदाएं थी उनके बारे में हम लोग ने डिस्कशन किया था। अब यहाँ पे जो बाकी जो बची हुए जो समस्याएं हैं उनके बारे में देखेंगे कि ओजोन परत का जो अपक्षय है और अपशिष्ट निपटान, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओजोन परत तथा ये किस प्रकार अपक्षयित हो रही है, किस प्रकार ये जो ओजोन परत है वो ओजोन लेयर वो उसमें छेद हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है। तो इससे देखिए, ओजोन जिसे हम O3 कहते हैं, O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं, जबकि सामान्य ऑक्सीजन जिसके विषय में हम प्रायः चर्चा करते हैं वो उसके अणु 2 परमाणु होते हैं, यानी हम उसे O2 लिखते हैं। जहाँ ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायविक जीवों के लिए आवश्यक है, वहीं ओजोन एक घातक विष भी है। जीवों के लिए अगर बात की जाए तो ओजोन एक विष की तरह काम करती है, परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रकार्य संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो विकिरण है उससे पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यह पराबैंगनी जो विकिरण है, अल्ट्रावायलेट रेस, जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। उदाहरण के तौर पर यह गैस मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है, यूवी रेस जो होती है। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर यूवी किरण पराबैंगनिक विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन यानी O2 अणुओं से ओजोन बनती हैं। ठीक है, इन्हीं की ही जो ये इनका जो प्रभाव है, इसी में ही ऑक्सीजन जो अणु हैं उनसे ओजोन बनती है। और उच्च ऊर्जा वाले जो पराबैंगनिक विकिरण हैं ऑक्सीजन अणुओं को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन यानी O जो नवजात ऑक्सीजन होती है वो परमाणु बनाते हैं। ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर के ओजोन बनाते हैं, जैसा कि समीकरण में दर्शाया गया है। यानी यूवी रेज ही
ऑक्सीजन को विघटित करती है नवजात ऑक्सीजन में, और ये जो नवजात ऑक्सीजन है वो अकेला तो रह नहीं सकता, ये फ़ौरन जाकर के ऑक्सीजन से जाकर के मिल जाता है और ओजोन बना लेता है, और वही ओजोन लेयर बन जाती है। तो देखिएगा O2 यूवी की प्रेजेंस में O+O+ में, यानी नवजात जो ऑक्सीजन है उनमें कन्वर्ट होती है, फिर ये नवजात ऑक्सीजन इसी ऑक्सीजन से जाकर मिल करके ओजोन बना लेती है। 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC कहते हैं, जैसे मानव संश्लेषित रसायनों को इसका मुख्य कारक माना गया है। इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, शीतलन एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वानुमति बनी, ठीक है, सर्वानुमति के बेस पर CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। तो यहाँ पे ये कहा गया कि 1986 का जो स्तर था उसी पर ही इसको जो है सीमित रखा जाए। अब यह अनिवार्य है कि दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनियां CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाएं। तो ये बात कही गई कि जो है इसको सीमित रखने के लिए कि जितनी भी दुनिया भर की जो कंपनियां हैं, ठीक है, वो ऐसे रेफ्रिजरेटर बनाएं जिनमें CFC का यूज़ ना हो। तो क्रियाकलाप में देखिए, पुस्तकालय, इंटरनेट तथा समाचार पत्रों से पता लगाइए कि कौन से रसायन ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी हैं। पता लगाइए कि इन पदार्थों के उत्पादन एवं उत्सर्जन के नियमन संबंधी कानून, मतलब कि इनके उत्पादन और इनके उत्सर्जन के नियमन संबंधी कानून ओजोन क्षरण कम करने में कितने सफल रहे हैं। क्या पिछले कुछ वर्षों में ओजोन छिद्र के आकार में कुछ परिवर्तन आया है? जब से ये जो CFC जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक गैस है ओजोन लेयर के लिए, उस पर जो कानून बनाए गए हैं, कंट्रोल किया गया है, तो इससे क्या जो ओजोन लेयर है उस पर क्या फ़र्क आया है। तो ये था ओजोन लेयर के बारे में, ठीक है। अब आता है कचरा प्रबंधन। ये बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है। अपनी दैनिक गतिविधियों में हमने बहुत से ऐसे पदार्थ उत्पादित करते हैं हम, जिन्हें फेंकना पड़ता है, और इनमें से अपशिष्ट पदार्थ क्या हैं, जब हम उन्हें फेंक देते हैं तो उनका क्या होता है। आइए इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए निम्न क्रियाकलाप करते हैं। तो पहला क्रियाकलाप यहाँ पे देखिए, जैसे अपने घर से कचरा एकत्र कीजिए और इसमें पूरे दिन में उत्पन्न कूड़ा कचरा, जैसे कि रसोई का कूड़ा, संदूषित भोजन, सब्जी के छिलके, चाय की उपयोग की गई पत्तियाँ, दूध की जो है जो थैली होती है, ठीक है, खाली थैली, खाली डिब्बे, रद्दी कागज़, दवा की खाली बॉटल, स्ट्रिप्स, बबल पैक और पुराने फटे कपड़े तथा टूटे जूते आदि, ये सारी चीज़ें कचरे के रूप में हो सकती हैं। अब इसे विद्यालय के बगीचे में एक गड्ढे में दबा दीजिए। यदि ऐसा स्थान उपलब्ध ना हो तो इस कचरे को किसी पुरानी बाल्टी अथवा गमले में एकत्र करके 15 सेंटीमीटर की मोटी मिट्टी की परत से ढक दीजिए। इसे नम रखिए और 15 दिनों के अंतराल पर इसका अवलोकन करते रहिए। वे कौन से पदार्थ हैं जो लंबे समय के बाद भी अपरिवर्तित रहते हैं? वे कौन से पदार्थ हैं? हालांकि सभी पदार्थों को अलग अलग करके आपको इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करना है। फिर वो कौन से पदार्थ हैं जिनके जो है स्वरूप एवं संरचना में परिवर्तन आता है? जिन पदार्थों के स्वरूप के में समय के साथ परिवर्तन आया, उनमें कौन से पदार्थ अति शीघ्र परिवर्तित हुए? ये सारी चीज़ें हमें इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखनी है। हमने जैव प्रक्रम वाले अध्याय में पढ़ा है कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन विभिन्न एंजाइमों द्वारा किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही एंजाइम भोजन के सभी पदार्थों का पाचन क्यों नहीं करता है? एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। उनके लिए जो स्पेशल काम दिए गए हैं वो सिर्फ उसी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसी विशेष प्रकार के पदार्थ के पाचन अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसलिए कोयला खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती है। इसी कारण बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु अथवा दूसरे मृत जीवों द्वारा नहीं हो सकता है। तो इन पदार्थों पर भौतिक प्रक्रम जैसे कि ऊष्मा तथा दाब का प्रभाव होता है, परंतु सामान्य अवस्था में लंबे समय तक के पर्यावरण में ये बने रहते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर देखा जाए, इनके लिए कोई और अगर प्रोसेस की जाए तभी इन पर कुछ फर्क पड़ेगा। तो देखिए, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। आपके द्वारा दबाए गए पदार्थों में कितने जैव निम्नीकरणीय थे, तो उनकी आप जो है सारणी बना सकते हैं। क्रियाकलाप में देखिए, पुस्तकालय अथवा इंटरनेट के द्वारा जैव निम्नीकरणीय अथवा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कितने समय तक के पर्यावरण में इसी रूप में बने रह सकते हैं, यानी कि आपके पास प्लास्टिक वगैरह आ जाएंगे तो ये कितने समय तक के जो है ये पर्यावरण में बने रहते हैं। आजकल जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक उपलब्ध है। इन पदार्थों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए तथा पता लगाइए कि इनमें या इनसे पर्यावरण को हानि हो सकती है या नहीं। आगे देखिए, इसमें क्या है, इस प्रक्रम में अपघटित नहीं होते हैं, अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। मतलब कहने का है कि ये जो पूरी प्रोसेस की गई थी, तो जो
अपघटित हो जाते हैं उनको हम जैव निम्नीकरणीय कहते हैं, जो नहीं हो पाते हैं उनको हम अजैव निम्नीकरणीय कहते हैं। ये पदार्थ सामान्यतः अक्रिय यानी इनर्ट हैं तथा लंबे समय तक के पर्यावरण में बने रहते हैं अथवा पर्यावरण के जो अन्य सदस्य हैं उन्हें हानि पहुंचाते हैं। अब किसी भी नगर एवं कस्बे में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। किसी पर्यटन स्थल पर जाइए, हमें विश्वास है कि वहां पर बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की खाली थैलियां इधर उधर फैली हुई दिख जाएंगी। पिछली कक्षाओं में हमने स्वयं के द्वारा उत्पादित इस कचरे से निपटान के उपायों पर चर्चा की थी। तो आइए इस समस्या पर अति गंभीरता से ध्यान दें। अब एक इसी में ही हम क्रियाकलाप करेंगे ध्यान देने के लिए। देखिए, इसमें हमें क्या करना है, पता लगाइए कि घरों में उत्पादित कचरे का क्या होता है। क्या किसी स्थान से इसे एकत्र करने का कोई प्रबंध है? फिर पता लगाइए कि स्थानीय निकायों जैसे पंचायत, नगर पालिका, आवास कल्याण समिति द्वारा इसका निपटान किस प्रकार किया जाता है। क्या वहाँ जैव अपघटित तथा अजैव अपघटित कचरे को अलग अलग करने की व्यवस्था है? फिर यहाँ पे गणना कीजिए कि एक दिन में घर से कितना कचरा उत्पादित होता है। इनमें से कितना कचरा जैव निम्नीकरणीय है, यानी कहने का मतलब है वही जो मतलब सब्जियों की छिलके वगैरह, ठीक है। और गणना कीजिए कि कक्षा में प्रतिदिन कितना कचरा उत्पादित होता है। इसमें कितना कचरा जैव निम्नीकरणीय है और कितना जैव अनिम्नीकरणीय है या अजैव निम्नीकरणीय है। इस कचरे के निपटान के कुछ उपाय भी सुझाइए। तो ये सारी चीज़ें हमको हमारे पास काम है जिसको हमें करना है। क्रियाकलाप नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें पता लगाइए कि आपके क्षेत्र में मल व्ययन की क्या व्यवस्था है। क्या वहाँ इस बात का प्रबंधन है कि स्थानीय जलाशय एवं जल के अन्य स्रोत अनउपचारित वाहित मल से प्रभावित ना हो। और अपने क्षेत्र में पता लगाइए कि स्थानीय उद्योग अपने अपशिष्ट के निपटान का क्या प्रबंधन करते हैं। क्या वहाँ इस बात का प्रबंधन है कि जिससे सुनिश्चित हो सके कि इन पदार्थों से भूमि तथा जल प्रदूषण नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है देखनी है। फिर आगे देखते हैं। हमारी जीवन शैली में सुधार के साथ उत्पादित कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है। हमारी अभिवृत्ति में परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहा है। हम प्रयोज्य यानी निवर्तनीय वस्तुओं का प्रयोग करने लगे हैं। जैसे पैकेजिंग के तरीके में बदलाव से अजैव निम्नीकरणीय वस्तु के कचरे में पर्याप्त वृद्धि हुई है। अब पैकेजिंग का जो तरीका है वो भी चेंज हो गया है ना, तो उसकी वजह से क्या है, अजैव निम्नीकरणीय वस्तुओं का जो कचरा है उसमें भी वृद्धि हो गई है। हर चीज़ लगभग किसी ना किसी पॉलीथीन या जो प्लास्टिक में है या पॉलीथीन में है, उन सब में पैक होकर के आती है और फिर उसके बाद वो कचरे का जो है रिस्पॉन्सिबल कचरे के लिए हो रहा है। आपके विचार में इन सब का हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो अब यहाँ पे देखिए, इस पर विचार कीजिए। रेलगाड़ियों में प्रयोज्य निर्वर्तनीय कप। यदि आप अपने माता पिता से पूछेंगे तो संभवतः उन्हें याद होगा कि रेलगाड़ियों में चाय कांच की गिलासों में दी जाती थी, जो चाय वाले को वापस कर दिए जाते थे। डिस्पोजेबल कप एवं ग्लास के उपयोग को इस आधार पर बढ़ावा मिला कि वे स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर हैं। उस समय किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि प्रतिदिन लाखों की संख्या में उपयोग किए जाने वाले इन कपों का क्या समाघात इम्पैक्ट होगा। कुछ समय पूर्व कुल्हड़ है यानी मिट्टी के पात्र विकल्प के रूप में लाए गए, परंतु इस पर विचार नहीं किया गया कि इतनी बड़ी संख्या में कुल्हड़ बनाने के लिए कितनी उर्वरक मिट्टी का उपयोग होगा। अब कागज़ के डिस्पोजल कप का इस्तेमाल हो रहा है। आपके विचार में डिस्पोजल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज़ के डिस्पोजल कप के इस्तेमाल में क्या लाभ है? क्योंकि क्या है कि कागज़ फिर मिट्टी में जाकर के वो गल जाएगा, ठीक है, उसका जो है वो मतलब कि जैव निम्नीकरणीय में आ जाएगा। लेकिन जो प्लास्टिक है वो एक तरीके से पॉल्यूशन का ही काम करेगी, क्योंकि काफ़ी समय तक ये उसी अवस्था में बने रहते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद ठीक है, तो दोस्तों हमारा चैप्टर ये वाला जो 15 चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब जो क्लास 10 की साइंस की एनसीईआरटी का सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर बचा है, लास्ट चैप्टर होगा चैप्टर 16। फिर इसके बाद हमारी 10th की साइंस की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।